तैयार हो जाइए बाजार के दमदार हफ्ते के एक्शन की शुरुआत के लिए, जहां मजबूती के संकेत दुनिया भर के बाजारों से और सुस्ती के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। ये सुस्ती क्या चुस्ती में बदलेगी और क्या फिर से हम 18,000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नए हफ्ते की शुरुआत है, काफी सारे संकेत बाजार के लिए आ रहे हैं और पिछले हफ्ते की तेजी के बाद ढेरों बातें हैं सर, जिस पर आपकी राय जाननी है। मूड माहौल कैसा है? बड़ा सवाल यही कि गणेशोत्सव निकल गया, अच्छी तेजी के साथ निकल गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, इसी का जवाब लेंगे। क्योंकि उत्सव का सीजन तो शुरू हुआ है। बिल्कुल। गोविंदा के बाद गणपति, गणपति के बाद अब दशहरा, दिवाली भी आने की तैयारी में, इससे बीच में पहले नवरात्रि भी होगी, तो त्योहारों का सीजन और जो दिसंबर तक चलता है, न्यू ईयर तक। तो आज दीप थोड़ी एक इंटरेस्टिंग बात उस पर भी करेंगे। अच्छा। यहाँ से लेकर थोड़ा सा नए साल तक का या दिसंबर तक का आउटलुक भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, तब तक आइए, एक्शन भरपूर है। अमेरिकी बाजारों में बढ़िया तेजी होती दिखी, उम्मीद से काफ़ी बेहतर रही है। पौने 400 अंक दौड़ा है डाउ, साथ ही डॉलर इंडेक्स 109 के नीचे ही मेंटेन है। उतार चढ़ाव के बीच कच्चा तेल थोड़ा सा ऊपर आया है, $88 से $91, लेकिन ठीक है, $2-3 तो इतना तो चलेगा, हमें पता है। और आज हमारे यहाँ महंगाई दर के आंकड़े भी आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आने वाले, उन पर रहेगी नजर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ढेरों संकेत बाजार के लिए, जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पर एक बार फोकस कर लेते हैं सर। और एक बड़ी चीज, गणेश उत्सव की तो आपकी प्रेडिक्शन एकदम स्पॉट ऑन, बैंग ऑन सही रही। बट एक और चीज आपने पिछले हफ्ते बोली थी, आई थिंक वेडनेसडे या ट्यूसडे को बोली थी ये बात हफ्ते की, कि अब लग रहा है कि अमेरिकी बाजारों में एक बाउंस बैक आना चाहिए। करेक्ट। बाउंस बैक भी पहले नैस्डैक का आपने बाउंस बैक प्रेडिक्ट किया कि ओवरसोल्ड हो गया है। उसके बाद आपने ये भी कहा कि डाउ में भी लग रहा है कि यहाँ से अच्छी तेजी आ सकती है, थोड़ी आई भी। उसके बाद भी आपने कहा कि लग रहा है थोड़ा, आई थिंक फ्राइडे को भी कहा था कि 300-400 पॉइंट का दिख रहा है, 32 और एग्जैक्टली 32,225 के आसपास का आई थिंक हाई भी बनाया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन। निफ्टी हो गया जबरदस्त है, 32,228 का। अच्छा, 32,228 का ही था। लेवल्स भी वो आ गए। एक बार पहले मैं दिखाना चाहता हूँ क्या कहा था, और उसके बाद एक बार आपसे जानते हैं राय अमेरिकी मार्केट्स पर। एक चीज क्लियर है दीप, जो समझ में आ रहा है, इसे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग को मानिए, अच्छे सपोर्ट लेवल को मानिए। इस रिकवरी में मुझे लग रहा है डाउ 32,200 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। आप समझिए 500-600 पॉइंट की जगह तो अभी भी डाउ में कम से कम दिख रही है। उसके बाद रिव्यू करेंगे तो इतना तो बढ़ना बनता है, यानी 2% की तेजी डाउ में अभी भी है, 2% की। और हाँ, इतनी तो दिख रही है। और नैस्डैक प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि घटता भी ज़्यादा है। कि थोड़ी और रिकवरी के लिए अमेरिकी बाजार तैयार हो रहे हैं। तो ये तो एकदम ज़बरदस्त प्रेडिक्शन रही अनिल जी, और स्पॉट ऑन वो जो पकड़ा था लेवल बाउंस बैक का। और उसके बाद रोज आई थिंक 3 दिनों से आप कह ही रहे थे कि हाँ लग रहा है, अभी थोड़ा और रूम लग रहा है, थोड़ा और रूम लग रहा है, थोड़ा और रूम लग रहा है। 400 पॉइंट लगभग फ्राइडे को भी दौड़े हैं, नीचे से करीब 1,000-1,100 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। अब क्या? वैसे तो देखिए, अमेरिकी बाजारों की लेवल्स की उतनी एक्सपर्टाइज या उतनी समझ नहीं है जितनी डायरेक्शन। मैं भी कई बार यही देखता हूँ कि अमेरिकी बाजार डाउ कहाँ से रुका था, कहाँ से गिरा था, थोड़े बहुत लेवल ध्यान में रख लेता हूँ, बड़े मुंह वाले। जितने मतलब नज़दीकी से और जितनी गहराई में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी देखता हूँ, उतने तो नहीं देखता, लेकिन हाँ बड़े लेवल्स पे नज़र जरूर रखता हूँ। तो एक रिकवरी तो एक्सपेक्टेड थी। मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों में रुझान तेजी का ही है, और ये तेजी का रुझान रहेगा। हाँ, शुक्रवार के सेशन में 2-3 चीज़ें अमेरिकी बाजारों में बहुत अच्छी हुई है, जो समझने वाली है। पहली चीज़, 32,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, जो अच्छी है। उम्मीद से ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स जितने तेज थे उससे ज़्यादा मजबूती के साथ बंद हुए हैं, और ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में बढ़िया तेजी हुई है। ऐसा नहीं कि खाली डाउ भागा है। आप नेस्डैक देखिए, 2% की तेजी, रसेल 2000 2% वो बढ़ा है। यानी कि ब्रॉड बेस खरीदारी अमेरिका में होती हुई दिख रही है, जो कि अच्छा संकेत है। और दूसरी बात यह कि पिछले हफ्ते भी जेरेमी पावेल साहब ने स्टेटमेंट दिए थे, और 1-2 और दूसरे उनके जो राज्यों के गवर्नर हैं, उन्होंने भी बोला था। लेकिन जो 1000 पॉइंट गिरा था पावेल साहब के जैक्सन हॉल की मीटिंग के बाद, वैसा कुछ भी अमेरिका में हुआ नहीं हुआ। 2 रीजन है जी। एक, उन्होंने नया कुछ नहीं बोला, और दूसरा, अमेरिकी बाजार समझ गए थे कि जहां 1000 पॉइंट गिरा था वहां से बॉटम बनाकर अमेरिकी बाजार कितने रिकवर हो गए। करेक्ट। सो इसलिए मतलब मेरा पॉइंट ये कि अमेरिका में भी ओवरसोल्ड मार्केट थोड़े तो रिकवर होने ही थे। अब ये हफ्ता वहां भी मेक और ब्रेक का है। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो ये कि
आप 32,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग तक तो आ गए हैं, अब यहाँ से फ्रेश खरीदारी चाहिए यस डाउ में भी, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट से आप रीजनेबली ठीक ठाक लेवल पे आ गए। अब यहाँ से फ्रेश खरीदारी वापस इक्विटी में एलोकेशन आता है क्या, और इसका जवाब आपको दो चीज़ों से मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें डॉलर इंडेक्स है। अगर डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे बना रहता है तब तो चिंता की बड़ी बात नहीं है, मतलब जितनी पुरानी है वही है, नई चिंता और नहीं है। और 3.25% के आसपास आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 3.30, 3.40, 3.20 की रेंज में रहते हैं, तब तक ठीक है, आप कंफर्टेबल है। तो ये दोनों ही इंडिकेटर्स अगर इस लेवल के आसपास जहां अभी हैं वो बने रहें तो चिंता की बात नहीं। अमेरिका को क्रूड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हमें पड़ता है, वो हमारे लिए अलग है। लेकिन इस हफ्ते जो मास्टर की है अमेरिकी बाजारों की, वो है कल देर रात, कल यानी हमारे लिए परसों सुबह, बुधवार सुबह, कल देर रात आएंगे अमेरिका में आंकड़े, और ये आंकड़े होंगे आपके लिए महंगाई के। अगस्त महीने की महंगाई के आंकड़े आएंगे। पिछले महीने जो जुलाई के आंकड़े थे 8.4% अमेरिका में महंगाई थी, उम्मीद की जा रही है कि 8.1% आएगी, यानी कि 30 बेसिस पॉइंट घटकर। तो अगर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े घटकर आते हैं, 8.1% की उम्मीद है, जस्ट अ ड्रीम सिचुएशन, करेक्ट, सोचने में हर्ज नहीं। 8% के नीचे आए तो हाँ, अरे जबरदस्त रहेगा सेंटिमेंट के लिहाज से। 7.9, 7.95, एनीथिंग बिलो 8%, मतलब आपकी बातें खिल जाएगी, मजा आ जाएगा। यही तो चाहिए था, यही तो देखना था। और अगर लगभग इसी के आसपास आते हैं तो आप डिस्काउंट करके चले जाएं, और भगवान न करे बढ़कर आ गए तो बैंड बज जाएगी, ये बस। तो मेरे ख्याल से बुधवार सुबह काफ़ी कुछ अमेरिका हमें बता देगा कि क्या करना है। हो सकता है कल रात से बताना शुरू करें, आज नहीं, आज का सेशन तो निकल जाएगा ठीक ठाक। मंगलवार वाले सेशन में नहीं, मंगलवार को तो हो ही जाएगा, तो हाँ तो बुधवार उनका मंगलवार, हमारे लिए बुधवार। हाँ, सो आज रात को हो सकता है थोड़ा वो इन्फ्लेशन नंबर को डिस्काउंट करने की, समझने की कोशिश करे क्या आएगा। तो आई थिंक नेक्स्ट की ट्रिगर जो है अमेरिका का, वो कल देर रात का होगा, और हमारे यहाँ परसों सुबह का, जिस पर हमको नजर रखी है। तो बाकी सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ एक आंकड़ा और जोड़ दूं, और वो हमारे यहाँ भी आ जाने वाला है, महंगाई का आंकड़ा है हमारा भी। तो हमारे अमेरिका के विपरीत थोड़ी बढ़कर आने की संभावना है, 6.7 से 6.9% आएगा, ठीक है। 7 के ऊपर ना जाए और 6.5 के आसपास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 6.5 के आसपास आ जाए तो क्या कहने, या मतलब मेंटेन भी रह जाए, 6.7 भी रह जाए मेंटेन हमारे यहाँ महंगाई का आंकड़ा, तो भी ठीक है। 7 के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा तनाव हमारे यहाँ हो सकता है। सो आई थिंक ये दो इकोनॉमिक डेटा है, एक लोकल हमारा आज का, और एक कल जो देर रात अमेरिका में आएगा, वो अब अगला ट्रिगर होगा हमारे बाजारों के लिए। इन पर नजर रखें। तो अगले 2 दिन थोड़े से क्रूशियल है, हमें बता देंगे। लेकिन उससे पहले यूएस मजबूत तो हो रहा है, लगातार 3 दिनों तक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है अमेरिका में, अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है। 7 में से 6 ट्रेडिंग सेशन डाउन नीचे बंद हुआ था, 7 सेशन तक लगातार नैस्डैक नीचे बंद रहा। अब वहां पर भी अच्छी रिकवरी आ रही, तो आई थिंक थोड़ी रिकवरी और बनेगी। ग्लोबली कुछ खराब नहीं हुआ है। हाँ। एक वो रशिया यूक्रेन का थोड़ा डेवलपमेंट है, यूक्रेन थोड़ा भारी पड़ रहा है। अरे मतलब जो ईस्टर्न रीजन खो चुका था, अब कई सारे शहरों में वापस उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है सर। आई डोंट नो अंदर क्या सिचुएशन है, वाकई में उन्होंने पोजीशन बनाई है, या वाकई में रशिया ही नहीं चाहता कि मैं इनको रखूं। हो सकता अगर उनको रख के कोई फायदा नहीं है रशिया को अपना मिलिट्री डिप्लॉय करके, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, हम इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते नहीं है। लेकिन अगर वाकई में रशिया हार रहा है, पीछे जा रहा है, यूक्रेन जीत कर उनको ले रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। नहीं है ना। अच्छा भाई, जैसा है ना वैसे ही रहो। अच्छा, अगर सुधर सकते हो तो ठीक, लड़ो मत वापस। हाँ, ऐसा थोड़ी, अगर वापस लड़ेंगे रशिया, हो सकता है यूक्रेन 2 थप्पड़ मारे तो एक तो वापस रशिया भी मारेगा। अब तक तो 3 ये रशिया मारता था, एक आध यूक्रेन मारता था। मतलब वो थप्पड़ मार के जाता था, ये चिकुटी काटता था कि बस, है ना। तो इसलिए लड़ना ठीक नहीं है। अगर रशिया अपनी मर्जी से ही पीछे जा रहा है तब तो ठीक, लेकिन यूक्रेन अगर लड़के जीत रहा है तो वो ठीक नहीं, क्योंकि फिर वो कहीं और करेगा जाके, किधर और उंगली फिर से शुरू करेगा। हाँ, वो तो वहां मरोने वाला है, आर्म टेस्टिंग तो होगी ना। सो इसलिए ये मैं वीकेंड पे देखा, लेकिन मुझे पता नहीं अब इस खबर के पीछे कितनी रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। सो मेरा दिमाग तो ये कहता है कि जरूर रशिया को जरूरत नहीं होगी इसलिए पीछे हटा है। हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो आई डोंट नो अब क्या सही, बट इस पर नजर रखेंगे। मतलब यार लड़ो मत, बाकी सब ठीक है, बाकी सब हाँ, क्योंकि फिर लड़ने में अगर समझो वाकई में वो जीतने के चक्कर, तो रशिया अपने कहाँ निकालेगा खुन्नस। वो बोलेगा नहीं, गैस नहीं दूंगा, ये बंद कर देता हूँ, वो बंद कर देता हूँ। अब
पता नहीं, मतलब सैंक्शंस सारे बाकी देशों ने मिलकर रशिया पे लगाए या रशिया ने अकेले ने सारे सब पे लगाए? उल्टा हो गया है। सैंक्शन तो यूरोप पे लगे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। सो ना लड़े तो ठीक है, मुझे पसंद नहीं आई ये चीज। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यूक्रेन के जीतने या रशिया के हारने जीतने के खिलाफ, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। कौन जीते कौन हारे वो दोनों डिसाइड करें, उनकी मर्जी, उनके आपस के रिश्ते वो जाने, उनका काम जाने। हमें लड़ाई नहीं चाहिए। हमें मतलब पूरी दुनिया को, बस मुझे इतना। सो ये चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए, बस बढ़नी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है ओवर द वीकेंड, देखते हैं इसका बाजार पर कैसा मूड माहौल रहेगा। वैसे तेल थोड़ा बढ़कर आया, बट पिछले हफ्ते अनलिस्ट जिस लेवल पर शुरुआत हुई थी उसी पर है, तो वहां से भी कुछ ज़्यादा बड़े संकेत नहीं आ रहे। एक बात है बाजार को लेकर ही, क्योंकि फ्राइडे को इतना बढ़िया मूड माहौल हो रहा था, लग रहा था कि एक बार 18,000 का अटेम्प्ट हो सकता है, वो सक्सीड नहीं हुआ। बट क्या इस हफ्ते बाजार वो अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपने तो वैसे कहा है कि मानने के लिए तो 18,000 हो गया, बट फिर भी वो साइकोलॉजिकल लेवल तो रहता ही है दिमाग में। अटेम्प्ट कर सकते हैं बाजार एक बार? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आज मैं थोड़ा सा एक लंबा विजन भी देना चाहता हूँ। मतलब अगर देखिए, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, ये 2 ट्रम्प कार्ड ऐसे हैं जो हमें पता नहीं कि किसके हाथ में। करेक्ट सर। ठीक है ना? करेक्ट। वो छोड़ दीजिए, यही एक ग्लोबल रिस्क है। यस। ठीक है। और ये ग्लोबल रिस्क इसलिए, इसका मतलब है कि खाली लड़ाई नहीं, इनसे जुड़े हुए मुद्दे। करेक्ट। लड़ाई नहीं। फॉर एग्जांपल, सितंबर आ गया, सर्दियाँ शुरू होने वाली यूरोप में। यस। अगर वो एनर्जी संकट बरकरार रहा तो मूड माहौल खराब कर सकते। एक ही रिस्क बची है ग्लोबली अभी, एनर्जी क्राइसिस। अगर एनर्जी क्राइसिस सुलझने के संकेत आए तो भरपूर तेजी करनी है। अगर सुधर जाए तो भरपूर तेजी करनी है ग्लोबली। राइट। और फिर ऐसे में नवंबर दिसंबर तक इतनी बढ़िया तेजी होगी, हो सकता है वापस यूएस भी लाइफ हाई के आसपास पहुंचे। अरे वाह, हम तो उससे पहले पार कर लेंगे। ना, हम तो उससे पहले पार कर लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर एक ही ट्रम्प कार्ड बचा है, एनर्जी क्राइसिस, मेक और ब्रेक यही है। राइट। एनर्जी क्राइसिस बिगड़ेगा तो मार्केट बिगड़ेंगे, एनर्जी क्राइसिस ठीक होने के संकेत आएंगे, मार्केट सुधर जाएंगे। ये हमें क्या चाहिए? हमारे लिए सिंपल है कि हमारा अब से लेकर दिसंबर तक का रुझान ऊपर की तरफ है। राइट। ब्रॉडली हमारे रिस्क सिर्फ एक्सटर्नल है, ग्लोबल। और हमारे रिस्क कैसे 2 हैं। एक, यूरोप का एनर्जी क्राइसिस बिगड़ता है और यूरोप गिरता है, उसके साथ साथ बाकी देश गिरते, तो हमें भी गिरना पड़ेगा। हम बचे नहीं रह सकते। Right. गिरना पड़ेगा। Correct. कम गिरे वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन गिरना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस एनर्जी क्राइसिस में अगर कच्चा तेल वापस बढ़ गया तो समस्या है। 110 आ गया तो फिर हमें टेंशन है। तो कच्चा तेल अगर मेरा 70-80 की रेंज में आ जाता है और यूरोप का एनर्जी क्राइसिस है, तो भी मैं न्यूट्रल हूँ, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट। क्योंकि यूरोप की समस्या क्या है, उनको गैस चाहिए, खाली क्रूड से उनका काम नहीं चलता। हमारा काम तो क्रूड से चल जाता है। राइट। सो हमारा क्रूड नीचे है, और क्रूड अगर ग्लोबल मंदी के हिसाब से, आर्थिक धीमेपन के हिसाब से कच्चा तेल नीचे रहता है, तो हमारा काम हो जाएगा। सो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड कच्चा तेल है। ग्लोबली यूरोप में समस्या हुई तो हम थोड़ा गिरेंगे, लेकिन नहीं हुआ आदि तो हम इतना जोर से भागेंगे, मजा आ जाएगा फिर। सो ये अब से लेकर दिसंबर तक का पूरा डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में उम्मीद ये रहे कि शायद बातें बहुत ज़्यादा न बिगड़े और उसके बाद ठीक होनी शुरू हो, तो हम फिर तेजी के रुझान में रहेंगे। तो ये एक बड़ा। हाँ, एक डेटा और देता हूँ। हाँ। जो इस वीकेंड का है जी। मेरे ख्याल से कुछ महीनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले महीने के एसआईपी के आंकड़े हैं। हाँ, गिर कर आए हैं। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से बढ़ गया, मंथ ऑन मंथ, साल दर साल शायद कम हुए होंगे। हाँ, बट मैं पढ़ रहा था कुछ 10 महीने के निचले स्तर पर। हाँ, मंथ ऑन मंथ। हाँ, सॉरी, साल दर साल थोड़े से बढ़े। साल दर साल बढ़े, बट वैसे मंथ ऑन मंथ घटे। तो अगर एसआईपी के नंबर और इनफ्लोस के नंबर ये बराबर आते रहते हैं, तो आपके पास लोकल लिक्विडिटी, और लोकल लिक्विडिटी अगर बनी रहती है, तो है। और यहाँ पर भी एक ही क्रक्स यही है कि एक लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद जो पुराने फंसे हुए ट्रेडर्स जिन्होंने 15,200 देखा, उनको लगता है 18,600 आ गया, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे, निकले तो वो एक हल्की सी रिस्क रहती है। लेकिन जैसे आप 18,600 पार करके नए हाइस के ऊपर टिक जाते हैं, तो फिर किसी को बेचने की जल्दी नहीं है। सो आई थिंक नंबर्स थोड़े अगर इनफ्लोस के ये मजबूत मेंटेन रहते हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल हम ठीक है, वेल पोजीशन है, कोई दिक्कत। हम तो अच्छे पोजीशन हैं, बस ठीक है, थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा कच्चे तेल का सपोर्ट वैसे तो मिल रहा है, और मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। आइए सर, फिर आज का सेटअप भी समझते हैं, कैसे दिख रहे हैं आज के संकेत आपको?
संकेत, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआई संकेत पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है, न्यूट्रल वायदा कारोबार के हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 4 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 1 न्यूट्रल। अब आज की पहली लाइन जो काम की है वो मैं कहना चाहता हूँ, डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुस्त हुए हैं। हमारे बाजार जितना नीचे खुले ज़्यादा, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। मुझे लग ही रहा था अभी आज मौका दिख भी रहा है स्क्रीन पर, आज एसजीएक्स दिखा रहा है वो मौका। बढ़िया है। एसजीएक्स की सुस्ती की वजह क्या हो सकती है? एफआईएस के डेटा तो मजबूत है, अच्छी खरीदारी आई है, भले ही ब्लॉक डील्स भी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। अमेरिका उम्मीद से बेहतर ही बंद हुआ है, बिल्कुल। 3 बाजार आज बंद है, हांगकांग, ताइवान, नहीं हांगकांग, चाइना, कोरिया। निक्केई खुला है, 1% से ज़्यादा मजबूत देखा था मैंने, अगर सही देखा है निक्केई तो ऐसा एशिया में भी कोई समस्या नहीं है। ओ ताइवान तो 2% मजबूत हो, ताइवान मजबूत है। सो एशिया रेस्पॉन्ड कर रहा है पूरा अमेरिका को, ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्यों सोचते हैं? होना तो नहीं चाहिए। उसका रीजन है, कोई जोश दिलाने वाला भी तो होना चाहिए जिसकी वजह से सुस्ती टूटे। तो मैं कोशिश करूँ जोश दिलाने की। अगर 17,800 के आसपास मिल जाए तो वही एंट्री पॉइंट आपका बन जाएगा। अब आइए सपोर्ट जोन लिख लीजिए, 17,690, 17,790, ये आपके लिए पहला सपोर्ट रेंज है। 100 पॉइंट का है, लेकिन यही लेकर चलना है। आपको लगेगा यार इतना बड़ा दे दिया, ठीक है, बड़ा दे दिया, बड़ा ही सही, लेकिन यही है। 17,600, 650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, इसके ठीक नीचे 925, 975 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, जहां जाकर बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेंगे आज। इसके 18,000 के पार टिके तो फिर 18,050, 18,100 अगला लक्ष्य होगा निफ्टी का, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। 17,790, 17,800 के आसपास खुले तो खरीदारी का मौका है, डरना मत। भले डाउ फ्यूचर 40-50 पॉइंट नीचे भी हो जाए तो डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा खराब हो तो फिर, क्योंकि फिर आपका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम बंद हुए तो 250 पौने 300 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, और हुए बंद पौने 400, मतलब 100-125 पॉइंट ज़्यादा बंद हुए। तो 100-125 पॉइंट का क्वेश्चन तो हमारे पास है, आराम से है ना, है बिल्कुल। अगर 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कम होते तब तक हम ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर तेजी के लिए अपने को रीजन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो दिमाग में कैलकुलेशन बिठा के रखो कैसे चलना है, ठीक है। बैंक निफ्टी 40,200, 40,275 तुरंत प्रभाव से एक सपोर्ट है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। इसके नीचे जाने के चांस कम है, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर आता है 39,950, 40,075, इस पर रखिए फोकस, ठीक है। ऊपर 40,675 जो हाई है इस पूरे रनअप का, जो आपने परसों देखा था, शुक्रवार को 40,675, 40,825, ये 150 पॉइंट की रेंज पहली रुकावट की जगह, और उसके पार निकलेंगे तो 40,875 से 41,000। दीप, एक शुक्रवार को बैंक निफ्टी जहां बंद हुआ वहां की इंटरेस्टिंग चीज हुई है, 40,415 बंद हुआ था बैंक निफ्टी। उसने एक इतिहास बनाया है। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे इतिहास? तो कायदे से तो अब तक की बेस्ट क्लोजिंग 41,237 की है, ठीक है, तो 40,400 पे क्या था, और लाइफ टाइम है तो 41,800 के आसपास, तो फिर इतिहास क्या बना? 40,400 के ऊपर अब तक की सबसे बेस्ट वीकली क्लोजिंग आई है। ओके। ये हाईएस्ट एवर फ्राइडे क्लोजिंग है। समझ गया। तो बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे बंद नहीं हुआ है, लेकिन वीकली लाइफ हाई पे बंद हो गया। समझ गया। तो वीकली क्लोजिंग कभी भी 40,400 के ऊपर मिली, जब 41,000 के ऊपर के टारगेट भी लेवल भी छुए थे बैंक निफ्टी ने, तब भी आप उसके ऊपर बंद नहीं हुए थे। सो आई थिंक एक ये बढ़िया चीज हुई कि वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मिली है। ये अच्छा संकेत। डेटा कर्टसी कुणाल सरावगी, कुणाल जी ने लिख के भेजा था, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। हाँ, कुणाल जी, इसलिए कर्टसी वहीं दे दी, बिल्कुल। सो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट पे है और अच्छी मजबूती के साथ बढ़ ही रहा है, और लीडरशिप तो वहीं से आएगी, राइट। और आपको याद होगा हम लगातार काफ़ी समय से बात करें कि बैंकों के बढ़ने की 2 साफ रीजन है, एक क्रेडिट ग्रोथ है, दूसरा एसेट क्वालिटी अपने नाम। अब कोई बात ही नहीं करता इन में, और आज देखिए कई सारे आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में यही एनालिसिस मिलेगा बैंक्स का। करेक्ट। तो बैंक्स एकदम तैयार है। हाँ। अब आप तो 32,000 से 32,250 का लो बनाया था, वहाँ से 40 या 8,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है, और हम तब से बोल रहे हैं कि ब्लाइंड बाय है। और मैं बोलता भी था कि जब 32,200, 32,000 से 32,500 आएगा, तब मेरा भी मत सुनना, ले लेना दवाई लेना वहाँ पर। तो आप सोचो जब 15,200 और 32,250 आया था, क्या गोल्डन चांस, जबरदस्त। और वहाँ से बैंक निफ्टी के 8,000 पॉइंट से ज़्यादा की नॉन स्टॉप तेजी, कमाल ही है। तो इसलिए अब तो सबको लगेगा। और अभी भी एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी, और ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने बैंक्स,
ऑटो में भरपूर तेजी करके पैसा बनाया। लगातार हमने कहा बैंक्स ऑटो खरीदना है, बैंक्स ऑटो खरीदना है। मेटल आईटी में हमेशा सावधान रहना है। करेक्ट। मेटल आईटी ने अभी तक भी वो प्रदर्शन किया ही नहीं कि तेजी का। बीच बीच ठीक है, मार्केट के साथ मूड के साथ एक दो दिन बढ़ते करते वो है। अभी भी एक और स्पेस जिस पे हमने लगातार बोला कि सरकारी बैंक, वहां पर भरोसा। सरकारी बैंक मतलब अनाप शनाप सस्ते हो गए। यस, क्योंकि सबसे ज्यादा एसेट क्वालिटी वही थी ना खराब। तो वो अब से लेकर अगले 2-3 महीने एक और बढ़िया ट्रेड आपको देता। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पोजिशनल ट्रेड जिसको कहते हैं। छोटे छोटे बैंक्स, मिड कैप बैंक, स्मॉल कैप, जितने छोटे बैंक उतने बढ़िया। अच्छा, सारे, कोई फेडरल, कोई आरबीएल, कोई पीएनबी, कोई बीएफबी, कैनरा, मतलब डीसीबी, कर्नाटक, जब सही मौका लेगा एक्यूमुलेट करें। ये सब छोटे छोटे बैंक आपको 20-25% के रिटर्न दे जाएंगे। पोजिशनली इन्वेस्ट करके रखना है, सही लेवल पर, खराब मार्केट में एंट्री कर लीजिए इनमें। तो छोटे बैंक्स बड़े बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे, सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे, और ये चलेगा। इस क्वार्टर के भी जो रिजल्ट आएंगे, अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट आप नोट करके रख लिए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी हो जाने दो, 2 क्वार्टर के रिजल्ट दमदार आएंगे। सो आपको छोटे छोटे बैंक जो आपको, फॉर एग्जाम्पल जिसको लेके डीसीबी किसी ने 150 रुपये में ले लिया, ये उसका एवरेज करने का मन है। कर्नाटक किसी का 125 रुपये का पड़ा हुआ है, उसका एवरेज करने का मन है, तो कर लो, है ना। सो ये टाइम है छोटे छोटे बैंक्स पे फोकस करने का। छोटे बैंक। तो आज मैंने आपको दिसंबर तक का आउटलुक दे दिया और एक सेक्टर ऐसा दे दिया जहां पर आपका, अच्छा सबसे बढ़िया चीज़ क्या है दीप, इनमें एक छोटा इन्वेस्टर खरीद सकता है डिलीवरी। राइट। 50-100 रुपए के बैंक खरीदने में उनको दिक्कत नहीं आती। छोटे बैंक से मतलब छोटी प्राइस नहीं, साइज छोटी है, भाव कम ज़्यादा हो सकता है। किसी को केवीबी पसंद आए वो ले लीजिए, करूर वैश्य बैंक वो अच्छा है, जिसको जो पसंद आए, कहने का मतलब है आपको जो ठीक लगता है वो लेके डिलीवरी लेके रख लीजिए। डन सर, अंडरस्टूड। तो छोटे बैंक्स यहाँ पर रहेगा नया फोकस। आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सपोर्ट लेवल है दीप 17,825 पर हम बंद हुए हैं। 833, 17,790, 765 दो छोटे सपोर्ट लेवल है। 690, 650 दो मीडियम, 625, 600 तक के बड़े लेवल्स। हायर साइड पर 17,900, 925 दो छोटे लेवल हैं। 950, 975 और 18,000 मीडियम लेवल है। 18,050, 18,100 बड़े लेवल अगर आए तो। बेसिकली 17,925 से लेके 18,000 तक हर 25 पॉइंट पर ऊपर रुकावट आपको दिखेगी। बैंक निफ्टी 40,415 बंद हुए। पहला सपोर्ट 40,325, दूसरा 40,275 और 40,200। ये 3 तो छोटे सपोर्ट लेवल है, विजिबल है। इनके नीचे 40,075 माफ कीजिएगा और 39,950 मीडियम लेवल है। 39,850, 39,800 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? पहला लेवल आएगा 40,500, 600 और 675। ये 3 लेवल हैं जो विजिबल है। 675 के आसपास का हाई शुक्रवार का है, वहां तक तो पहुंचेंगे। उसके ऊपर स्ट्रगल है थोड़ी। 40,750, 40,825 और 40,875 3 मीडियम लेवल है। ये रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40,750 से 40,875 ये अगला टारगेट है। इसमें कहीं न कहीं एक जगह जाके बैंक निफ्टी हाई बनाएगा और 41,000 एकमात्र बड़ा लेवल ऊपर की तरफ का ये निफ्टी में। चलिए, तो 41,000 तक का एक अटेम्प्ट बैंक निफ्टी कर सकता है अगर आप ऊपर के लेवल्स की बात करें। वैसे तो एक्शन अच्छा रहा है, बट थोड़ा पुट कॉल रेशियो एक्चुअली अच्छा कम हुआ है। लाल से फिर हरे में आ गया S6 830 से 850। वो आपकी कमेंट्री का इंतजार था उसमें, जितना नीचे मिले। जाने में तो बात पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है ध्वनि तरंगों के माध्यम से। ओके, FIs की 22% इंडेक्स बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मैं तो चाहते ही नहीं कि ये बढ़े जी। ये जितने हल्के रहेंगे उतना कम बेचने आएंगे। पुट कॉल रेशियो नई वीकली सीरीज के दिन शुरुआत में कंफर्टेबल हो गया 1.1, 25 बेसिस पॉइंट घटा है। बैंक निफ्टी का तो 1 से भी नीचे है, 0.98 बढ़िया है। लाइट है मार्केट। इंडिया विक्स थोड़ा कम होकर आया, ये भी अच्छा संकेत है। अब आइए स्टॉप लॉस। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, जिनको छोटा स्टॉप लॉस लगना है, वो 17,750 का रखें इंट्राडे के लिए। आज से क्लोजिंग बेसिस पे 17,625 का होता है। 17,625 के नीचे बंद हो तो ये आपको सोचना है कि मैं अपनी तेजी की पोजीशन कम करूं कि नहीं, तब तक कोई दिक्कत नहीं। 200 पॉइंट नीचे का वो स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 40,150 का स्टॉप लॉस रखिए। जिनको दूर रखना है वो 40,000 का भी रख सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे 39,800 का रखना है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। और जिसको छोटा रखना है वो 40,200 का भी रख सकता है, आपकी मर्जी पर है। यहाँ पर आपको सुविधा है
स्टॉप लॉस अपने हिसाब से बदलने की। लेकिन शॉर्ट साइड पे जो स्टॉप लॉस है उसमें आपको सुविधा नहीं है। जो दिए हैं वही रखिए। 18,000 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। इसको छोटा रखना है वो 17,925 का रख लें, जो हाई था शुक्रवार का। आप चाहें तो इंट्राडे क्लोजिंग वो भी रख सकते हैं, या 18,000, दो में से एक चूज कर लीजिए। बैंक निफ्टी 40,750 है, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर यही रखना है आपको। ठीक है, नई पोजीशंस। खरीदे निफ्टी 17,750 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,900, 925, 950, 975, 18,000, वही 900 से लेकर 18,000 के बीच में हर 25 पॉइंट पे आपके लिए ऊपर का लेवल है। फिर 18,050, 100 अगर आ गया तो चांसेस तो नहीं के बराबर है आज के लिए। तो आज 18,000 के ऊपर तो नहीं दिख रहा है बेस्ट केस सिनेरियो में भी, अनलेस कि डाउ 500 पॉइंट फ्यूचर पे ऊपर कर दो आप तो 500 पॉइंट अच्छा 500 नहीं 300 कर दो 250 300 कर दो, नेगेटिव नहीं है तो हाँ मतलब थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ना बाहर से। चौथे दिन अगर डाउ 200-300 पॉइंट ऊपर होने के संकेत है तो फिर मजा आएगा, तो फिर मजा आएगा। एनीवे सो ये हो गया आपके लिए निफ्टी में खरीदारी किया। जो बेचना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स वो 17,925 से मूड बनाए, वहां बेच सकते हैं। 17,925 से 18,000 की रेंज में टुकड़ों में बेचिए। स्टॉप लॉस लगाइए 18,100 का। टारगेट जो बनेगा आपका 17,850, 825 और 803 छोटे टारगेट, 765, 700 मीडियम टारगेट और 650 फाइनल टारगेट। अंडरस्टूड सर, डन। बैंक निफ्टी खरीदिए 40 से 150 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेगा 40,500, 600, 675, 3 विजिबल टारगेट जो दिए हुई हैं। 750, 825, 875 मीडियम टारगेट है। 41,000 बड़ा टारगेट, डन। ठीक है, बेचना 40,750, 40,875 ये मेरी फेवरेट जगह है बेचने के लिए, और यहाँ एक चांस बनता है दीप बेचने का, राइट, लेना चाहिए। हाँ अगर, लेकिन बात वही है मजबूत चीज को बेच रहे हो, मतलब वैसा ना कि आप अपने से कमजोर पे दादागिरी करो, समझ में आता है। आपसे मजबूत पे करोगे तो 2 थप्पड़ खाने के चांस है पूरे बराबर है ना। तो वहां पे करना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो मेरे ऊपर चढ़े तो मुझे कैसे बच के निकलना है, भागना कैसे। और उसका सिंपल हिसाब है 41,000 का स्टॉप लॉस। अगर बैंक निफ्टी मूड में आ जाए कि नहीं मैं तो तोड़ फोड़ ही कर दूंगा, तो 41,000 का स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अदरवाइज 40,750, 825, 875 ये 3 जगह ऐसी है जहाँ शॉर्ट करना चाहिए, और एक चांस ले लेने में हर्ज नहीं। क्वांटिटी छोटी रख ले और स्टॉप लॉस को फॉलो कर ले। टारगेट जो बनेंगे 40,675, 600 और 500 3 छोटे टारगेट है। 40,425, 325 और 275 मीडियम टारगेट। 40,200 और 40,075 तक के टारगेट के लिए वीक वाली का एक मौका जरूर ढूंढें, कोशिश करें, कामयाब होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सेल करने का। बैन लिस्ट अंबुजा सीमेंट डेल्टा कॉप को कंपनी देने के लिए जुड़ चुका है, तो आज 2 स्टॉक्स होंगे बैन में, डेल्टा कॉप और नया एंट्रेंट अंबुजा सीमेंट। अच्छा, डेटा समझाइए सर, जो आप बात भी कर रहे थे, बड़ा अच्छा डेटा दिखा है कैश में, एटलीस्ट एफआईएस की तरफ से शानदार है। 2,132 करोड़। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने सारे कोई ऐसी बड़ी वाली डील तो नहीं थी फ्राइडे को, बट अपीरेंटली तो नहीं, छोटे मोटे ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन लिया तो है ना। 1168 करोड़ की बिकवाली बड़े दिनों बाद 4 डिजिट में लोकल फंड्स ने बेचा है। ये थोड़ा सा मैं एक आध दिन देखूंगा कि क्या वाकई में वो बेचना एग्रेसिवली शुरू कर रहे हैं, क्या नहीं करे तो ठीक है। 125 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट घटा है, कोई चिंता नहीं। 245 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, कोई चिंता नहीं। 8,900 करोड़ के ऑप्शन खरीदे। अब इसमें एक कहानी है। कहानी ये है कि 18,000 के नजदीक पहुंचने के बाद और नॉन स्टॉप इतना बाजार भागा है, उसके बाद एफआईज यहाँ पर बाजार के डायरेक्शन को लेकर शायद क्लियर नहीं है। राइट, लॉन्ग करने का मन है नहीं, और बाजार की मजबूती को देखकर शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं है। राइट, दोनों चीजें, तेजी करने का मन नहीं बना पा रहे, मंदी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाने की, और करें क्यों। एक तो ऐसे इंडेक्स पे लो है, ठीक है, हमारा मार्केट गिरता नहीं है, ग्लोबल भी रिकवर कर रहा है, तो बेचे तो कैसे बेचे, लेकिन 18,000 पे लेने का मन भी नहीं करता इनका। करेक्ट। सो आई थिंक ऐसे कश्मकश में आप फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि मेरी लिमिटेड रिस्क है। 8,900 करोड़ के जो ऑप्शन खरीदे एफआई ने दमदार बड़े, वो हेजिंग की प्रोसेस है, जहाँ पर आप बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं है, इसलिए ऑप्शंस के साथ वो ऑप्शन पुट भी हो सकता है, कॉल भी हो सकता है। कि एकदम समझो 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो चलो मैं 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीद के रखता हूँ। राइट, 17,500 600 के नीचे गया इस बार तो टॉप फिर से डबल टॉप बना देगा। हाँ, पिछली बार 18,000 के आसपास बनाया, 17,975, इस बार 17,925, चलो डबल टॉप हो गया, तो मैं 17,500 600 का पुट ले लूँ। तो ये थॉट प्रोसेस में एफआईज ने ऑप्शंस खरीदे। अब देखो वो भी वेट एंड वॉच वाले मूड में है, और उनको भी पता चला होगा कि गणपति में बढ़ता है
गणपति के बाद पता नहीं, गणेशोत्सव खत्म हो गया, अब वो भी देखेंगे अगला ट्रिगर कहाँ से आ रहा है। हो सकता है नया डेटा पॉइंट मिल गया वैसे बाजार को अभी। चलिए तो लेकिन गजब रहा दीप, सोचो 7-7 दिन तक नैस्डैक लगातार गिरने के बाद भी हमारे मार्केट गजब चले, मतलब गणपति में तो जो पैसे बने गणेश जी की कृपा से, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और कम से कम सबसे बढ़िया क्या है कि ऐसे डेटा में ना आपका कॉन्फिडेंस, कम से आप खरीदो नहीं करो, बेचो तो नहीं, हाँ है कि नहीं, कम से कम बेचे नहीं जो बच गए लोग। एग्जैक्टली वो वाला नुकसान नहीं हुआ। एग्जैक्टली चलिए बाजार की तो अच्छी परफॉर्मेंस थी इस पीरियड में। एफएनओ डेटा, हाँ, FNO डेटा 17,900 18,000 ये 100 पॉइंट की रोज रेंज जो है ना रुकावट की है थोड़ी। 17,900 के कॉल्स पर 62 लाख शेयर है और 18,000 के कॉल्स पर 70 लाख शेयर है। शुक्रवार को 40 लाख शेयर 17,900 के कॉल पे जुड़े और तो आज के लिए आप एक बार 17,900 925 पहुंचेंगे। अब ये ध्यान से सुनिएगा, एक बार आप 17,900 पार करके टिके जो कि शुक्रवार का हाई है, फिर आपके लिए फ्रेश खरीदारी शॉर्ट कवरिंग होगी जो 17,925 18,000 तक ले जाएगी और वहां आपके लग जाएगा ब्रेक। डन फॉर द डे, इतना बहुत हो गया, 250 पॉइंट कम थोड़ी होते हैं, राइट, इतना मिल जाए 150 पॉइंट बहुत है। सो उसके ऊपर आज डेटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सपोर्ट के लिहाज से आप देखेंगे तो सीधी सी बात है 17,800 के आसपास सपोर्ट है। सो कॉल राइटिंग ज्यादा होकर रखी थोड़ी सी कंपेरेटिवली, तो 17,925 के ऊपर टिका तो पहली बार कॉल राइटर थोड़ा शॉर्ट कवर करने आएगा। बैंक निफ्टी 40,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 40,500 के आपको तेजी 40,500 से गिरनी है फ्रेश, तो 85 पॉइंट बढ़ जाए तब तक आप वैसे के वैसे ही हैं। 40,500 के ऊपर टिके तो किसी से डरना ही नहीं आपको, वो कोई कुछ भी कर नहीं डरना फ्रेश। हाँ, क्यों 40,500 के कॉल्स पर 27 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है छोटा। देखो कई बार है ना, छोटे साइज से फर्क नहीं पड़ता, कई बार लेवल से भी फर्क पड़ता है, और कभी कभी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, साइज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज लेवल इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल 40,500 और उसके ऊपर और बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और आप उसके नजदीक बंद हुए तो 40,500 के ऊपर टिके रहेंगे तो आज ये आपको 40,675 से 40,850 की रेंज में कहीं ना कहीं टॉप बनाएगा। बैंक निफ्टी वहां पहुंचेगा, वहां पर हम रिव्यू करेंगे, ये डेटा में नजर आ रहा है। अंडरस्टूड सर, चलिए सर पूरा डेटा आपके सामने, इंटरेस्टिंग सेशन है। एसजीएक्स निफ्टी भी अब हल्की बढ़त आपको दिखा रहा है। आइए फिर देखते हैं खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी आज के लिए, कौन से स्टॉक्स हैं, ट्रिगर्स हैं और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं क्या कह रहे हैं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले सीपीआई का डेटा आता हुआ दिखेगा अगस्त महीने का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो जुलाई महीने का डेटा है वह भी आता हुआ दिखेगा। रामकृष्ण फोर्जिंग पर ध्यान रखिएगा क्योंकि फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। आईपीओ अलॉटमेंट है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। कोस्टल कॉर्पोरेशन पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो राइट इशू है वो आज से शुरू होने वाला है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आज वर्ल्ड डेयरी समिट का जो इनॉग्रेशन है वो भी करने वाले हैं। ग्लोबल में यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जुलाई महीने का डेटा भी आता हुआ दिखेगा। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले पीवीआर और आइनॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि खबरों के अनुसार अगर जो ब्रह्मास्त्र जो मूवी है उनका 3 दिनों का जो कलेक्शन देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा जो है घरेलू कलेक्शन वो आता हुआ दिखा है। ओएनजीसी जिसमें कंपनी ने ऑफशोर में खोजे गैस फील्ड के जो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए कंपनी लगभग जो है 15,000 करोड़ का निवेश करने की योजना है। उसी के साथ साथ अगर स्पेशल सीबीएम अगर आप बिड राउंड की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी जो इनके 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें लगभग 47 करोड़ इनकी जो निवेश करने की योजना है। और अंत में केस इंटरनेशनल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो गुजरात इंडस्ट्रीज से इनको जो लगभग 244 करोड़ के जो हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें। मॉर्निंग नुपुर बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टीटागढ़ वैगन वहाँ पे एक निवेश की खबर आती है। देखिए कंपनी की जो सब्सिडरी है वहाँ पे उन्हें 2 करोड़ यूरो का करीबन 160 करोड़ का निवेश मिला है जिसमें से इटली सरकार 10 मिलियन यूरोस करीबन 80 करोड़ का निवेश करेगी। 30% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है। यूएई की जो प्राइवेट इक्विटी है वो भी हिस्सेदारी खरीदने वाली है करीबन 3.5% की और जो मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। ग्रैन्यूल्स इंडिया और पीआई इंडस्ट्रीज ने क्लैरिफिकेशन दिया है। वहां पे ग्रैन्यूल्स ने कहा है कि जो प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक्री की जो खबर है उसका उन्होंने अब खंडन किया है। पीआई इंडस्ट्रीज ने भी कहा है कि जो ग्रैन्यूल्स इंडिया के प्रमोटर हिस्सा खरीदने वाले थे वो फिलहाल खबर अफवाह की तरह। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि जो कंपनी ने कहा है कि जो अदानी ट्रांसमिशन के खिलाफ उन्होंने 13,400 करोड़ का एक आर्बिट्रेशन जो था उसे फाइल किया है। पटेल इंजीनियरिंग प्रमोटर
प्रमोटर ने करीबन 1.8 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। उनकी जो हिस्सेदारी पहले 35% के आसपास थी, वो अब कम होकर 31% रह गई है। आशापुरा माइन कैंप पे खबर है कि जो एल्बिला इन्वेस्टमेंट फंड से उन्होंने 15.5 लाख शेयर्स करीबन 102 के भाव पर बेचे हैं। पहले उनकी हिस्सेदारी जो थी वो अब थोड़ी सी कम होती नजर आई है, करीबन 7.9% अब वो रह गई है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें और कुछ बल्ड डील्स जो हुई हैं। आइए एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आईटी स्टॉक्स को अपने रडार पर रखना, और आईटी स्टॉक्स में सबसे पहले इन्फोसिस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है, 1512 की क्लोजिंग है, 1535 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। माने कि डीन पाइपलाइन इनकी काफ़ी बढ़िया, दूसरी तिमाही की और पूरे वित्त वर्ष 2023 की जो आउटलुक है, विजिबिलिटी है, वो अच्छी लग रही है। जो सप्लाई चैलेंजेस थे, अट्रिशन लगातार बढ़ रहा था, अब सभी चिंताएं जो है काफ़ी हद तक हल हो चुकी हैं। हालांकि इनका ट्रैवल एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल आउटलुक पूरे साल के लिए काफ़ी अच्छा है। सिटी अगर आप देखें तो इनसे ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। और जैसे कि मैंने बताया कि 1512 रुपये की क्लोजिंग है, ये 1725 रुपये का जो है ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, और मान रहे कि FY23 की जो गाइडेंस है ये अचीव कर पाएंगे। विप्रो हालांकि देखें तो ब्रोकरेज हाउस थोड़े से नेगेटिव है इसके ऊपर। सिटी ने बिकवाली के राय को बरकरार रखा है, 417 की क्लोजिंग है, 385 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मानने की कुछ भी थोड़ा सा डिले यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से सेटबैक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्जिन अगर आप देखें तो बॉटम आउट हो गए हैं पहली तिमाही में, तो विप्रो पर भी आपको खास नजर रखनी है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, यहाँ पर UBS की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 8,946 रुपये की क्लोजिंग है, 10,500 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मानने की कुछ दिनों में विटारा ब्रेजा की प्राइसिंग आ जाएगी, और काफ़ी अच्छा कंपटीशन SUV सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, तो कैसा प्रदर्शन होता है विटारा का ये आपको देखना होगा। साथ में M&M यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1411 रुपये के लक्ष्य लिए। मैक्वारी ने रिपोर्ट निकाली टाटा स्टील पर, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 106 रुपये की क्लोजिंग है, 117 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। JSW स्टील पर देखिए तो मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 461 के लक्ष्य के लिए, और नोमेरा ने रिड्यूस की राय दी है, तो दोनों ब्रोकरेज हाउस बेरिश नजर आ रहे हैं। और टाइटन यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2621 से बढ़ाकर 2800 कर दिया है, 2603 की जो है क्लोजिंग है। कंजम्पशन, ये दो थीम्स रहेंगी फोकस में, जहां पर रखनी है नजर। ब्रोकरेज रेडार पर भी हैं काउंटर्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास आशीष? दीपांशु, कोल इंडिया यहाँ पर भी खास नजर रखनी है। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 238 की क्लोजिंग है, 256 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, IGL पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, कह रहे हैं कि इस सेक्टर में सबसे पसंद ये स्टॉक आ रहा है, 419 की क्लोजिंग है, 490 का लक्ष्य दे रहे हैं। MGL पर भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1040 के लक्ष्य के लिए। गुजरात गैस यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 507 की क्लोजिंग है, 580 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। अंबुजा सीमेंट, JP मॉर्गन अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखें, 455 रुपये पर स्टॉक आ चुका है, 309 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं। और मान रहे कि ओपन ऑफर जो है अब हो चुका है, अब फंडामेंटल्स और साथ में स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देना होगा। सिमिलर कमेंट्री ACC पर, यहाँ पर JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2110 रुपये के लक्ष्य के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये मेट प्लस पर, यहाँ पर देखिए नोमेरा की तरफ से खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है, 736 की क्लोजिंग है, 925 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि ऑर्गेनाइज्ड फार्मा रिटेल में देखें तो काफ़ी अच्छा प्ले है, एक्सपांशन लगातार करते जा रहे हैं, और आगे जाकर रेवेन्यू में 27% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसके लिए 925 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट। सबसे बढ़िया वाली कौन सी लगी आपको? सर इन्फोसिस और मेट प्लस अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, ये बात तो सही है, इन पे भी रिपोर्ट्स आने लगी। वेरी गुड, अच्छा टारगेट। तो चलिए, ये है रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज पूरा का पूरा फोकस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स पर। और आज हफ्ते का पहला दिन है, पिक ऑफ द वीक का है। किसी ने तो फ्राइडे को भी दिया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 2 दिनों में क्या, छुट्टी के दिनों में मैं काम नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ, अभी पता चलेगा। आइए करते हैं स्वागत। सुस्वागतम। बंसल जी शुरुआत कीजिए, और शुरुआत आपको पिक ऑफ द वीक से नहीं करना, वो तो आप फ्राइडे दे चुके हैं। पहले तो ये बताओ कि ये ब्रह्मास्त्र फ्लॉप है क्या हिट है? इसका डिसीजन हो गया कि नहीं हुआ अभी तक, ये बताओ, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। बहुत डिवाइडेड। हाँ, कितनी कमाई की उस हिसाब से भी डिवाइडेड है, व्यूज के हिसाब से भी डिवाइडेड है, और सब अपने अपने हिसाब से डिसीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। बंसल जी का जी कुणाल जी।
अनिल जी चाहे 200 करोड़ करे अनिल जी ब्रह्मास्त्र या 500 करोड़ करे अनिल जी फ्लॉप है, वरना बंसल जी स्टूडियो नहीं आएंगे अनिल जी, इसलिए फ्लॉप मानिए उसको। बस नहीं, एक तो बंसल जी नहीं आए उस वजह से फ्लॉप, और एक वाकई में फ्लॉप, दोनों में फर्क है ना। वो तो कितनी भी हिट हो जाए, हमें तो बंसल जी को बुला रहे तो हम मानेंगे, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन बंसल जी भी तो माननी चाहिए। जी बंसल जी। सुप्रभात अनिल जी। देखिए अनिल जी, पहली बात तो ब्रह्मास्त्र जो अनिल जी आसपास भी नहीं है अभी प्रॉफिट्स के, और एवरेज अनिल जी ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखें ब्रह्मास्त्र का तो 50% है और पीवीआर का ऑक्यूपेंसी रेट 80% है। तो ओवरऑल पूरी आप अनिल जी हिंदुस्तान का लेंगे तो ऑक्यूपेंसी रेट 50% है। और अभी अनिल जी 300 करोड़ रुपए अनिल जी अगर ये स्टॉक स्ट्रगल करके कमा भी लेना तो भी इसका ब्रेक इवन नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में इसको शेयरिंग भी करनी है अनिल जी। 300 करोड़ अगर कमा भी ले तो भी ब्रेक इवन नहीं होगा। 410 करोड़ की अनिल जी कॉस्टिंग है, प्लस में अनिल जी इंटरेस्ट की कॉस्टिंग है। और अनिल जी एक चीज मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ जो अभी तक किसी फिल्म क्रिटिक्स ने नहीं बताई अनिल जी। पिक्चर ये बन रही है जब संजू पिक्चर आई थी ना तब से बन रही है। आप सोचे जैसे अब मैं आपको अनिल जी सब लोग देखते हैं जी, ठीक है, अब आप बैठे हुए हैं एक सीन के अंदर, दूसरी सीन में अनिल जी आपके बटन खुल रहे हैं, वेट गेन हो गया है। तो अरे क्या गजब कर रहे हो, कुछ अच्छा बोलो। एजिंग है ना वो क्लियरली अरे ऐसा एक ऑब्जेक्शन, ऐसा एग्जाम्पल मेरा तो मत दो यार, आशु जी का दे दो। देखिए अनिल जी माफी चाहता हूँ, देखिए कोई इस तरीके से मेरे को और कुणाल जी नहीं, अनिल जी कोई इस तरीके से मेरे को और कुणाल जी को तो देखेगा नहीं अनिल जी। आप ही को अनिल जी इतनी गौर से देखते हैं लोग, तो ये सब चीजें तो अनिल जी आप ही की पकड़ में आएंगी ना। जैसे आपका हेयर कट होता है तो पकड़ में आता है, हेयर स्टाइल चेंज होगा तो पकड़ में आएगा अनिल जी। और अनिल जी मतलब आप ही की चीजें अनिल जी पकड़ में आती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ अनिल जी, एक एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा, जैसे आपकी मैं उदयपुर के माउंट आबू की अनिल जी तस्वीरें देख रहा था जी, ठीक है अनिल जी, आप कह रहे हैं मेरा एग्जांपल मत दो। हाँ। तो जिस तरीके से अनिल जी आपने वो पहाड़ के अनिल जी फुटपाथ के ऊपर उस पर चढ़ के फोटो खिंचवाई है, हाँ। जब मैं खिंचवाता हूँ तो अनिल जी मेरी वाइफ बोलती है ऐसे कौन करता है। तो कल आपकी तस्वीरें दिखाई अनिल जी, शी वाज स्पीचलेस। अगर मैं वो कुणाल जी की तस्वीरें दिखाता हाँ। तो क्या बोलती वो कि ये दोस्त तो आपका ही है। तो अनिल जी आप ही बेंचमार्क है, तो उदाहरण के लिए आपकी टाइमिंग गलत है। मैं भी अगर वाइफ के साथ होता तो ऐसे नहीं खिंचवाता। Anyway, शुरुआत कीजिए, बताइए सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए पिक ऑफ द वीक तो हमने दिया था HTTS, और अनिल जी इसके ना रूल्स आपने बदले हैं। अगर वो फ्राइडे वाली पिक ऑफ द वीक आज दूंगा तो अनिल जी आप थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। जैसे मेरा सिग्नल डाउन होगा तो आता है कि आपने बिल नहीं भरा, आपने काम नहीं करा। तो अनिल जी दूसरा पिक ऑफ द डे निकाल के लाया हूँ, अमराजा बैटरी को खरीदना है। ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के पास 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। 525 525 का स्टॉप लॉस है, 560 के टारगेट के लिए अमराजा बैटरी है मेरा पिक ऑफ द वीक। तो ये है आपके लिए राय अमरा राजा बैटरी में खरीदारी करने की बंसल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए बहुत बढ़िया। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी थोड़ा समय हो तो दो चीजें कहनी है अनिल जी। जी सर बताएं। तो छोटी सी चीज अनिल जी है कि अभी बंसल जी ने बताया 410 करोड़ रुपए लगाकर अनिल जी एक फिल्म बनाई है इन्होंने। तो अनिल जी इससे बेहतर अनिल जी कुछ काम की चीज बनाते हैं अनिल जी। मुझे पता लगा है कि मंगलयान भेजने में भी इतना पैसा नहीं लगा जितना इस फिल्म में लगा है। बात तो सही है। सवाल यह है कि इस फिल्म में इतना पैसा लगाया क्यों इन्होंने अनिल जी? और 8 साल अगर उसमें तो बंसल जी ने ब्याज जोड़ा भी नहीं 8 साल का। ब्याज जोड़े तो कॉस्ट 150-200 करोड़ से और बढ़ जाए। बराबर 7-8 साल लगे डेवलपमेंट में। हाँ बहुत टाइम लगा। बात तो सही है आपकी, बिल्कुल परफेक्ट है। ज्यादा अनिल जी जी निफ्टी में ही लगा लेते, शेयर बाजार में लगाते अनिल जी, ज्यादा रिटर्न आता है इनको। अरे वाह क्या बात है कुणाल जी, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंचा दी जाएगी सही जगह तक। जी सर बताएं। जी सर। और अनिल जी दूसरी बात यह है कि अनिल जी आप इतना समय लाते कहां से? अनिल जी देखिए मैंने देखा अनिल जी आपको वीकेंड पर एक बड़ा पुरस्कार भी मिल गया। उसके बाद अनिल जी आपने बंदरों को मूंगफली भी खिला दी अनिल जी। तो अनिल जी एक वीकेंड पर इतना कुछ कर कैसे लेते हैं अनिल जी, बताइए। देखो सैटरडे संडे सबको बराबर मिलते हैं। मैं मतलब मेरी शांति से बैठता नहीं, मेरी प्रॉब्लम यही है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करता था। तो ये अनिल जी बंसल जी तो जिम की फोटो खिंचाने में पूरा वीकेंड लगा देते हैं। बंसल जी को बोलो कि अगर बंदर पीछे भागे तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है जिम के मुकाबले में। एक बार करके देखे, बाकी तो ठीक है, सही सलामत वापस आ गए, बढ़िया फोटो खिंचवा के भी। तो बताएं सर पिक ऑफ द वीक।
अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है नज़ारा। नज़ारा में हमने शुक्रवार को बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा था, मुझे लगता है कि इस सप्ताह भी मोमेंटम जारी रहेगा। बहुत अरसे बाद इस स्टॉक में इस तरह का तेजी, इस तरह का उफान दिख रहा है, तो खरीदारी करके चलें। गिरावट में खरीद लें। इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस रखें हैं 703 रुपए पर, 703 पर, बढ़कर नहीं खरीदना है। थोड़ा नीचे आए तो खरीदें। 703 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 785 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 840 रुपए का। नज़ारा, क्या बात है, वाह, आज तो गजब है, एकदम ऐसे अलग अलग स्टॉक लेके आए हैं। हाँ, लगता है काम किया है वीकेंड पर। ओके, 703 का स्टॉप लॉस और 785 840 दो बड़े टारगेट लिए। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, पिक ऑफ द वीक में हमने चुना है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बन गया है और एफएसएल में लास्ट 3-4 महीनों का कंसोलिडेशन जो था उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला और वहीं क्लोजिंग नजर आई है। और लास्ट के 3-4 दिनों में जो वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है वो रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है, तो लग रहा है यहाँ से और तेजी बन सकती है। 125 के टारगेट के लिए एफएसएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 111 का। तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स खरीदारी करने की राय। जैन साहब है तैयार हमारे साथ। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। जी जैन साहब। यस, बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रह्मास्त्र की बात हो रही थी अनिल जी, तो मैं तो बोलता हूँ जेम्स में लगा देते हैं। 2 साल पहले हमारा शुरू हुआ था 27 को, तो उसमें ज्यादा कंपाउंडिंग होती होगी। एक्चुअली में मूवी कैसे पैसे लगाए, क्या लगाए, इतना बड़ा रिसोर्स का, मतलब मैं तो घबरा गया देख के। मतलब 400 करोड़ लगाने के लिए वाकई में इतने छोटे छोटे, हमारे तो जेम्स वाले 200-150 करोड़ में कंपनियां आ जाती है, पूरी कंपनी आ जाती है। पता नहीं मतलब कैसे लगती है। और बहुत सही एग्जांपल दिया, बट वो एग्जांपल में आपको ले लिया, वो थोड़ा गलत था। मैं आपके साथ हूँ अनिल जी कि वो बटन शर्ट के खुलने लगे, बट मैं कल्पना करके, मतलब मैं कल्पना करके चक्कर आ गए मुझे। मतलब मैं आगे का शो ही नहीं कर पाता। ये तो मैंने अंदर से हिम्मत जुटाई काफी कि नहीं मेरे लिए नहीं है। जी चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। हर वीकेंड आपको अवार्ड मिलते रहते हैं और ऐसे ही मिलते रहे हर वीकेंड, और सारे अवार्ड्स मिल जाए। कितने तो शायद अब आपको भी रिजेक्ट करने पड़ते होंगे। अरे नहीं, अरे प्यार और सम्मान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं जैसा प्यार और सम्मान कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जिससे मिले ले लेना चाहिए और जिसको दे पाए देना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला लाइफ में रखे। हाँ, वो एक अलग बात है। वो बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। जी सर, बिल्कुल ये एकदम ये तो समय का अभाव होता है। वीकेंड तो एक आता। और उत्तम क्षमा ऑल्सो, क्षमावाणी कल हमारा पर्व था और उसकी वजह से मैंने सब सारे ट्विटर हैंडल पे, सारे सोशल मीडिया पे भी किया था। और जो भी मैंने गलतियां की है लास्ट 1 साल में, कई रिकमेंडेशन से सबको अगर कोई लॉस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ऑनलाइन, ऑन चैनल और ऑन एयर। और अब मैं जो स्टॉक्स देना चाहता हूं अनिल जी, वो है जो लास्ट वीक जो मैंने फ्राइडे को बताया था, उस दिन मैंने 3G लाया था। 5G का जमाना, बट 3G स्टॉक्स लाया था, जिसमें पहला स्टॉक इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं गुजरात गैस दिया था, और दूसरा जो है वो जिलेट इंडिया पोजिशनल पिक के तौर पे वापस से थोड़ा थोड़ा माहौल बनने लगा इस स्टॉक में, एंड लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने गॉडफ्रे फिलिप्स दिया था। तो ये हो गए 3 स्टॉक्स लास्ट वीक के। और इस वीक अगर मैं बात करूं तो जो मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है, और लास्ट वीक तो देखिए इनफैक्ट पॉली मेडिक्योर इनफैक्ट बहुत जबरदस्त चला ही था। लिंडे इंडिया जो मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है, लिंडे इंडिया, इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आईटी स्टॉक्स में वापस से माहौल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा, इन्फी, टीसीएस, इन सब पे ध्यान दें। और फर्टिलाइजर्स पे आप भी काफी रेकमेंड कर रहे हैं और बाकी हमारे पैनलिस्ट भी कर ही रहे हैं, तो चंबल फर्टिलाइजर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और एक दीपक नाइट्राइट है, शायद हमारे ही पैनल में किन्होंने लास्ट वीक फ्राइडे को ही दिया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा एंड इन्फी एंड टीसीएस, जिनको एक ही मान ले, और दीपक नाइट्राइट एक स्टॉक हो गया, चंबल फर्टिलाइजर, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। तो ये 5 पिक्स, और लिंडे इंडिया इज द मेन पिक ऑफ द वीक। सबसे मेन लिंडे इंडिया है, बराबर है? या
ओके, तो गॉडफ्रे फिलिप्स, दीपक नाइट्राइट, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, चंबल, तो 2 तो हो गए आपके फ्यूचर वाले, चंबल और दीपक नाइट्राइट। कैश के 3 स्टॉक हो गए, नहीं हाँ 3 हो गए, गॉडफ्रे फिलिप्स, कार्बोरेंडम और लिंडे इंडिया सबसे फेवरेट स्टॉक है जो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में अब तक भी होगा। कुणाल जी है ना, अभी भी रखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मेरे पोर्टफोलियो में है, विद्यमान है अनिल जी। अब तो आपकी मजा है। तो जैन साहब को धन्यवाद तो दे दो, भले रिकमेंडेशन भी नहीं है तो कम से कम पोर्टफोलियो वाले भी रिकमेंड तो किया है ना, धन्यवाद तो बनता है। कुणाल जी इतनी कंजूसी क्या कर रहे हैं? अनिल जी देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा अनिल जी जब कचौड़ी भेजेंगे। अनिल जी मैं कब से कचौड़ी की राह देख रहा हूँ, तो अनिल जी अभी धन्यवाद ड्यू है। अनिल जी कचौड़ी आने दीजिए तब दूंगा। कैसे कैसे दोस्त सकते हैं जैन साहब आप, इनको मालूम है लिंडे इंडिया का तो भाव बढ़ेगा, वो तो इनका पूरा आना ही आना है इन्हीं को, बोले कचौड़ी और एक्स्ट्रा आ जाए। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे वो बोले कचौड़ी और एक्स्ट्रा आ जाए, बोले ये तो भाव जो बढ़ना है मेरा ही बढ़ना है, इसमें क्या धन्यवाद देना, एक्स्ट्रा कुछ आए इसमें। आइए सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे आईटी स्टॉक्स पे इस हफ्ते पे नजर रखना है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक बढ़िया मूव यहां से इस हफ्ते में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि पुल बैक बाउंस बैक के संकेत मिल चुके हैं। तो जो स्टॉक पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे रडार पे है वो है टीसीएस। टीसीएस के अंदर लास्ट के 2 दिनों के अंदर एक अच्छा बाउंस पुल बैक लोअर लेवल से शुरुआत हुआ था। ये पुल बैक बाउंस बैक यहां से कंटिन्यू रहना चाहिए। टीसीएस के अंदर ऊपर में 3280 और 3325 ये 2 लेवल ऊपर में जल्दी ही इस हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। 3175 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और खरीदारी करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है 3280 से 3325 के टारगेट्स के लिए। 3380 3325 टारगेट लगाए आप टीसीएस के लिए। वागले साहब से भी कर लेते हैं सुप्रभात, स्वागत, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक है एसबीआई, जिसका मैंने पिछले हफ्ते में भी जिक्र किया था। जाते जाते बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है पिछले हफ्ते, मुझे लगता है ये वीक में भी कंटिन्यू होनी चाहिए मूव। 553 का बंद है, 540 का मेरा ये हफ्ते का स्टॉप लॉस होगा और 585 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। एक 7 से 8% की अप मूव में देख रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स जहां पर रखनी नज़र। 2 आईटी सेक्टर के कॉल्स भी आ गए हैं आपके लिए, इन पर भी करेंगे फोकस, और बाकी तो पूरे स्पेस में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। क्योंकि आईटी की बात निकली, एक बार जरा इन्फोसिस के चार्ट पर भी लाए ले लें। जैसा आशीष कह रहे थे, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई पूरे आईटी सेक्टर पर, बट इन्फोसिस पर बोफा न्यूट्रल टारगेट, करंट लेवल्स के आसपास ही उन्हें स्टॉक दिख रहा है, बट सिटी बाय रेटिंग और टारगेट 1725 का है। चार्ट्स क्या कह रही हैं इन्फोसिस की, मुदित जी जरा बताएं सर। मुदित जी से ऑडियो नहीं संपर्क हो पा रहा है। बंसल जी जरा आप देखेंगे इन्फोसिस का चार्ट, बताएं सर क्या राय बनती है। थोड़ा एक्शन में आया है पिछले हफ्ते, आई थिंक थोड़ा मूवमेंट था, फ्राइडे को भी थोड़ा एक्टिव ही दिख रहा था। दीपांशु, इन्फोसिस में टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में जब 1492-93 के ऊपर निकला था। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है। 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस है और टेक्निकली मुझे लगता है 1528 1530 पहला टारगेट है। इन्फोसिस थोड़ा मोमेंटम बाउंड लग रहा है इस समय, बट सामने विप्रो के लिए सिटी की सेल रेटिंग है और 385 का टारगेट है। यहां से थोड़ी कमजोरी विप्रो पे दिख रही है। सुमित जी टीसीएस तो पसंद है, विप्रो का चार्ट कैसा है सर? पिछले हफ्ते यहां पर भी थोड़ा बाउंस दिखा था, हल्का सा ही एटलीस्ट। दीपांशु देखिए, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स के अंदर बाउंस बैक है। तो जहां तक विप्रो का सवाल है, विप्रो ने पिछले 3 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाया है। 400 के लेवल से इसने बाउंस बैक का शुरुआत किया है और स्टॉक के अंदर अब ऊपर में 421 का लेवल जैसे निकलेगा आज या इमीडिएट टर्म में, तो फिर 421 के बाद जो ऊपर के लेवल बनेंगे 435 से 440 रुपए तक के लेवल विप्रो में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से पोजीशन होल्ड करें, 421 का लेवल ब्रेक होगा और 435 से 440 तक के लेवल इसी हफ्ते में विप्रो में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय विप्रो पर आती हुई। आईटी शेयर फिर से सब मजबूती के मूड में आते नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करने का हेडलाइंस के साथ।